अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साची न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में, और चूंकि हम व्यक्ति विशेष के कार्यक्रम को लेके गोरखपुर और अगल बगल के क्षेत्रों में जाते रहते हैं, और उसी क्रम में आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विश्वविजय सिंह जी। आप उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर हमारे न्यूज़ नेटवर्क पे। स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला प्रकरण जो हम सभी के सामने आ रहा है वो है कोरोना, और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस की तरफ से आपका एक बड़ी जिम्मेदारी है और उसका निर्वहन भी आप बखूबी करते हैं। सर, सबके अगर व्हाट्सएप को उठा लिया जाए, लगभग हर कार्यकर्ता ने, हर विपक्षी कार्यकर्ताओं ने अपना एक स्टेटस लगाया हुआ है कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भिजवा दिए। क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, शुरू से जो भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी की जो कोरोना को लेके जो स्थिति थी, जो तैयारी थी, वो बेहद लापरवाहीपूर्ण तैयारी थी। पिछले कोरोना काल जब आया और फिर जब वो कोरोना की स्थिति थोड़ी कम हुई, तो जो हमारे मेडिकल के एक्सपर्ट थे, जो हमारे विशेषज्ञ थे, और जिन लोगों ने भी सरकार को ये राय दिया कि आगे दूसरी लहर भी कोरोना की आएगी, इसलिए हमें पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, तो मैं ये मानता हूँ। और जो पूरा देश जब दूसरी लहर आई और जो अचानक से परिस्थिति लोगों के सामने उत्पन्न हुई, लोगों को बेड का, ऑक्सीजन का और मरने की स्थिति उत्पन्न हुई, तो फिर ध्यान गया मोदी सरकार की लापरवाहियों की तरफ। अब जो कोरोना वैक्सीन विदेश भेजने का सवाल है, सवाल उससे भी बड़ा ये है कि मोदी जी, भारत सरकार ने जो कोरोना बनाने वाली कंपनियां हैं उनको कितना ऑर्डर उन्होंने किया। और दुर्भाग्य इस बात का है कि भारत की जनसंख्या को देखते हुए, भारत की आबादी को देखते हुए जो इन्होंने ऑर्डर किया था, और वो भी बहुत अंतिम समय में इन्होंने कंपनियों को ऑर्डर किया, वो बहुत सीमित था, भारत की आबादी को देखते हुए बहुत कम था। और जो विदेशों में मोदी जी ने इस बात का ढिढोरा पिटाया कि पूरे दुनिया में भारत ने को जो वैक्सीन दे करके अपना नाम ऊंचा किया है पूरे दुनिया के अंदर, दरअसल उसकी सच्चाई ये थी कि पूरे दुनिया के देशों ने इन कंपनियों से एग्रीमेंट किया था, इनको ऑर्डर किया था कि हमें वैक्सीन चाहिए। ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब देश को एक संकट की आहट थी, जब देश एक संभावित संकट में फंसने की जो देश की स्थिति थी, ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी सिर्फ आत्ममुग्धता का शिकार होकर के ताली थाली और तमाम गैर जिम्मेदारनापूर्ण काम में लगे रहे, और जो तैयारी थी वो नहीं हो पाई। और यही कारण है कि हमारे देश को जो वैक्सीन मिलना चाहिए, जो टीका लगना चाहिए, वो लगने के बजाय वो विदेशों को चला गया। उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का यह गृह जनपद है, और लगातार मुहिम चली। दक्षिणांचल में आगे कोविड अस्पताल, अब चल रहा है पूर्वांचल में आगे कोविड अस्पताल, कुशीनगर में आगे कोविड अस्पताल। सर, क्या लगता है कितने अस्पतालों को अभी तक स्वीकृति दे दी गई है ऑन पेपर, और कितने में अभी काम शुरू हो चुके हैं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े दावे करते हैं, और संजोग से वो सब दावे कागजी साबित होते हैं, घोषणाएं करते हैं मुख्यमंत्री जी। जब हम उनके उत्तर प्रदेश की तो बात छोड़िए, उनके गृह जिले की बात मैं कर रहा हूँ। गृह जिले के अंदर ही कोरोना संकट जब उत्पन्न हुआ, गोरखपुर जिले में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। यहाँ एम्स की बिल्डिंग तैयार हो गई थी, एम्स लगभग काम करना शुरू कर दिया था, और भी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जो पिछले दिनों में कोरोना को लेकर के जो तैयारी थी और आगे उसको संभावित खतरे पर जो तैयारी करनी चाहिए थी, संजोग से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नहीं किया। इन सभी जिलों में, संत कबीर नगर हो, कुशीनगर हो, आपका देवरिया हो, इन सब जिलों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, कहीं कहीं मेडिकल कॉलेज भी है, कहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तो इस जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, अगर उन अस्पतालों को ही कोविड के संभावित खतरों के लिए तैयार की होती, तो शायद ये दिक्कत पूर्वांचल के अंदर नहीं होती। मुख्यमंत्री जी अभी गोरखपुर आए थे और उन्होंने कहा कि हम एम्स में इतने बेड के मेडिकल की सुविधा शुरू करने जा रहे हैं, वेंटिलेटर शुरू करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि अभी तक वो चिकित्सा सुविधा नहीं शुरू हो पाई। तो दरअसल मुख्यमंत्री जी घोषणा क्या करते हैं, वो टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का दावा रोज अखबारों में कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों को छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री जी आपके गृह जनपद में
और उन गांव में जहां से आप पार्लियामेंट मेंबर भी रहे, गोरखपुर के चढ़राव है, गोविंदपुर है, भीटी खोरिया है, सरदार नगर में गौनर गांव है, इन सब गांव में राजधानी है जहां 30-30, 40-40 मौतें हुई, सिधारी है गोला ब्लॉक में, लेकिन कहीं भी जो प्रॉपर टेस्ट करने की बात, जो टेस्टिंग की बात और जो ट्रीटमेंट की बात है वो कहीं नहीं हो रहा है। सैनिटाइजेशन कहीं नहीं हो रहा है। पूरी तौर पर व्यवस्था ध्वस्त है। इसी गोरखपुर में उनके गृह जनपद में विश्वविद्यालय के पटरी पर एक उपाध्याय परिवार मर गया और पूरे प्रशासनिक अफसरों को वो कहते रह गए, उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, उन्हें बेड नहीं मिल पाया, पत्रकारों तक को बेड नहीं मिल पाया। जीत बहादुर एक पत्रकार को समय से ऑक्सीजन न मिलने की वजह से उनकी डेथ हो गई। बहुत ये गोरखपुर के अंदर ही अव्यवस्था थी। और इससे आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के सरकार के दावे, मुख्यमंत्री के दावे और धरातली सच्चाई में बेसिक फ़र्क है। और अगर पूरे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इसको देखना है तो सिर्फ गोरखपुर को देख लीजिए तो उत्तर प्रदेश की बदहाल स्थिति का अंदाज़ा आपको लग जाएगा। मुख्यमंत्री जी झूठे दावे करते हैं, उनकी सरकार में बैठे हुए लोग झूठे दावे करते हैं। उनके दावे और जो धरातल की सच्चाई, उसमें कोई तालमेल नहीं है। सच्चाई ये है कि सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संभावित खतरा था और आपने फरवरी महीने में जो कोरोना के लिए पिछले कोरोना काल में आपने संविदा कर्मियों को आपने भर्ती किया था, गोरखपुर में लगभग 250 लोगों को आपने निकाल दिया। उनको आपने तनख्वाह के लिए उनको धरना देना पड़ा। इसी तरह से झांसी मेडिकल कॉलेज में और तमाम उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में जो कोरोना की तैयारी को लेकर के जो भर्ती की गई थी, उसको भी आप आगे नहीं चला पाए और उसको भी आपने निकाल करके कोरोना वार्डों को बंद कर दिया। ये आपकी मुख्यमंत्री की अदूरदर्शिता, सरकार की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही का एक प्रतीक है और जिसका नतीजा उत्तर प्रदेश की जनता आज भुगत रही है। गांव में मौत हो रहा है, शहरों की स्थिति बदहाल है और मुख्यमंत्री सिर्फ बड़े बड़े दावे और घोषणाएं करने में लगे हैं। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हुआ, उसमें तमाम शिक्षक और शिक्षिकाओं को चुनाव ड्यूटी लगाई गई, जिसमें आंकड़ों के हिसाब से 1600 से कुछ ज़्यादा मृतकों को पाया गया जो चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत घोषित हुए कोरोना संक्रमण के नाते। ऑन पेपर केवल 3 ही मृत्यु को दिखाया जा रहा है। इसमें विपक्षी पार्टियों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया है। उनका मुआवजा देने का जो एक प्रदर्शन चल रहा है वो अपने चरम पे ही चल रहा है। उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव था उस दौर में भी कांग्रेस पार्टी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को उठाया कि हमें चुनाव पर विचार करना चाहिए और जो कोरोना है ये भयावह स्थिति चुनाव के वजह से लेगा, लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग टूटेगी और उससे न सिर्फ नागरिकों का बल्कि हमारे कर्मचारी उससे में प्रभावित होंगे, उनकी जान को खतरा है। दरअसल ये सरकार संवेदनहीन है। इस सरकार को न तो नागरिकों के जीवन की कीमत का पता है, न तो अपने कर्मचारियों का जो हमारे समाज को आगे बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, उनके जीवन को भी का मूल्य इस सरकार की दृष्टि में नहीं है। और नतीजा ये हुआ कि लगातार हमारे कर्मचारी मर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 3 कर्मचारियों का दावा, मैं जो मुझे जानकारी है कि गोरखपुर में ही आसपास के जिलों में 42 से ज़्यादा कर्मचारी कोरोना से संक्रमित होकर के चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान ड्यूटी के और चुनाव के बाद उनका निधन हुआ। उत्तर प्रदेश में 1500 से ऊपर कर्मचारी मरे, ऐसा कर्मचारी संगठनों का मानना है। और जो अपने अगल बगल हम लोग देख रहे हैं उससे इस बात का अनुमान है कि इससे ज़्यादा की मौत हुई है। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। अधिकारियों की जो सरकार को गुमराह करने की और सरकार अधिकारियों के द्वारा जो गुमराह हो रही है, अधिकारियों के इशारे पर चल रही है, मैं समझता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश के नागरिकों के साथ, उत्तर प्रदेश के जो कर्मचारी हमारे हैं उनके साथ बेहद अमानवीय कृत्य है कि इतनी बड़ी मौतों को आप सिर्फ 3 मौतों में बताने का जो प्रयास हो रहा है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जी ने इस बात की मांग की है कि 1 करोड़ से का कर्मचारियों को दिया जाए और ये सरकार कर्मचारियों को मौतों को छिपा करके उनको मदद न करनी पड़े, उनके परिवारों की मदद न करनी पड़े, इसलिए उस मौतों को छिपा रही है। और मेरा ये मानना है कि किसी भी राज व्यवस्था में
जो सत्ता में होता है, जो नागरिक उसके होते हैं, उसका दायित्व, उसकी जिम्मेदारी उनकी होती है। हम पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि जो कर्मचारियों के हजारों की संख्या में कर्मचारी परिवार इस चुनाव के दौरान प्रभावित हुआ, बीमार हुआ, उनकी मौत हुई, और उनके परिवारों के बारे में सुध लेने के बजाय इस तरह का बयान देना कि 3 लोग ही सिर्फ मरे हैं, तो उनके बच्चों का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा। और जब हम कर्मचारियों की बात करते हैं तो तमाम हमारे इस दौर में जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं कोरोना काल में, हमारे प्रेस के लोग हैं, हमारे अधिवक्ता लोग मरे हैं, हमारे समाज में तमाम ऐसे लोग हैं, हाकर्स प्रभावित हो रहे हैं, जिनके परिवारों को कोई पूछने वाला नहीं है। हम सब लोग, कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात की मांग करती रही है कि इन परिवारों को हमें आर्थिक मदद करनी चाहिए, लेकिन ये सरकार एक अमानवीय सरकार है और संवेदनहीन सरकार है, और इसलिए वो नागरिकों की बात सुनने के बजाय, जो जमीनी सच्चाई है उसको स्वीकार करने के बजाय, आंकड़ों को छिपाने और दबाने में लगी है। आमी बचाओ आंदोलन के आप नेतृत्वकर्ता थे, अध्यक्ष थे। उस आंदोलन का क्या हुआ जिसने आप को ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराया, और आप अच्छे दायित्व पर भी हैं, लेकिन उस आंदोलन को छोड़ा नहीं जा सकता, उसकी बात न किया जाए तो कहीं ना कहीं व्यर्थ जाएगा। तो आमी आंदोलन का क्या हुआ? देखिए, आमी आंदोलन को लेकर के 10 वर्षों तक हम लोगों ने चलाया, और आज भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, एनजीटी में हम आमी के मुकदमे को लड़ रहे हैं। आमी बचाना हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं है। आमी विशुद्ध रूप से हमारे लिए एक भावनात्मक विषय है, और उस आधार पर हम सब आमी की लड़ाई को लड़ रहे हैं। लंबी लड़ाई के बाद, जनसंघर्ष और कानूनी लड़ाई के बाद बहुत सारे सुधार आमी के अंदर हुए हैं, लेकिन जो अस्थाई सुधार की तरफ हमें कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट लगना है, वो स्वीकृत हो गया, उसका टेंडर हो गया। और दुर्भाग्यपूर्ण इस बात का है कि जिस आमी को मुख्यमंत्री जब नहीं थे, सांसद थे, तो कहते थे आमी माँ है और इसके चीर हरण बर्दाश्त करने वाले को इतिहास नहीं माफ़ करेगा। मैं उस मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आज आप पूंजीपतियों की बात सुनते हैं, और आमी के लिए जो कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट के लिए पैसा जो राज्य सरकार को देना है, जो भारत सरकार को देना है, वो स्वीकृत होने के बाद, टेंडर होने के बाद आज भी उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं दी है, जिसको लेकर के हम लोग एनजीटी के अंदर लड़ाई को लड़ रहे हैं। आगे जो जब ये कोरोना संकट जैसे ही समाप्त होगा, हम एनजीटी की लड़ाई को और तेज करेंगे कानूनी, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के झूठ को भी पर्दाफाश करेंगे, और मुख्यमंत्री का जो झूठा पर्यावरण प्रेम है, नदी नाले और पर्यावरण का प्रेम ये पहले बताते रहे हैं, इसका भी पर्दाफाश करेंगे। आमी की लड़ाई हमारे लिए हम लोगों ने कभी छोड़ा नहीं, और आगे भी जीवन पर्यंत, जब तक उसको पूरी तौर पर, यद्यपि नदी की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुई है, हमारी लड़ाई आमी के किनारे के तटवर्ती इलाकों के जनसंघर्ष के कारण, लेकिन अभी भी जो उसका और भी अस्थायी समाधान है, उसको किए बिना हम आमी की लड़ाई को छोड़ नहीं सकते। आमी हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है, आमी हमारे लिए सिर्फ आंदोलन का मुद्दा नहीं है, विशुद्ध रूप से हमारे लिए भावनात्मक मुद्दा है। और इस मुद्दे के साथ हमारे समेत हजारों आमी के किनारे के लोग विशुद्ध रूप से, मानसिक रूप से, अपने वचन से, अपने कर्म से आमी की लड़ाई को लड़ने के लिए लगे हुए हैं। कार्यक्रम के अंतिम में विधानसभा 2022 उत्तर प्रदेश सरकार की में और राजनीति में सबसे बड़ा एक पहल होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार है अपने दावे को 2022 में पेश करने के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थिति साफ है। जब से आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, उत्तर प्रदेश की वो प्रभारी बनी है, कांग्रेस पार्टी में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। संगठन के लेवल पर हम आज न्याय पंचायत स्तर पर हमारा संगठन मजबूत है, संगठन हमारा बना है, और हम ग्राम कांग्रेस और ग्राम स्तर पर, बूथ स्तर पर हम कांग्रेस के संगठन को बनाने में लगे हैं। दूसरी तरफ संगठन के साथ साथ हम संघर्ष के विषय पर भी, पिछले जब से आप देखिए योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष के तौर पर जो जनता के बुनियादी सवाल हैं, चाहे वो सोनभद्र के आदिवासी समाज का सवाल रहा हो, चाहे वो आजमगढ़ के बिलरियागंज का सवाल रहा हो अल्पसंख्यक समुदाय का, चाहे वो हाथरस की दलित बेटी का सवाल रहा हो, इन सभी सवालों पर, उन्नाव की बेटी का सवाल रहा हो, शाहजहांपुर की बेटी का सवाल रहा हो, इन सभी सवालों पर, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का सवाल रहा हो,
किसानों की अभी लड़ाई का सवाल लाओ, इन सब सवालों पर उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रही है। हम ये पूरे विपक्ष में आप देखिए कि जो विपक्ष के और दल हैं वो कहीं सड़क पर नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगभग 1.5 महीना जेल के अंदर रहे और उनको इस सरकार की जो नीति थी उसके खिलाफ संघर्ष में उनको जेल रहना पड़ा। लगभग 50 बार उनको जेल जाना पड़ा, मुकदमे उनके खिलाफ लगे। हमारे लाखों कार्यकर्ताओं के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर जनता के सवालों को लेकर लड़ने पर सरकार ने मुकदमे कराए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के उत्तर प्रदेश में साफ है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की विनाशकारी सरकार है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की अलोकतांत्रिक दमनकारी सरकार है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी सरकार है और दूसरी तरफ आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश के किसानों का, छात्रों का, नौजवानों का, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का जब जब उनकी ज़रूरत पड़ी तो प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत आवाज़ बन करके विपक्ष के रूप में उभरी हैं। तो मेरा ये मानना है कि आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर होना है और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उनके संघर्ष में उत्तर प्रदेश की जनता अपनी आस्था व्यक्त करेगी और उत्तर प्रदेश में पुनः 89 के पहले जो विकास की धारा थी, जिसको जातिवादी और धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले पार्टियों ने उत्तर प्रदेश को ध्वस्त कर दिया, पुनः 89 के पहले का जो उत्तर प्रदेश था उसको हम बनाने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर करेंगे। हमसे तमाम विषयों पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे विश्व विजय सिंह जी, आप उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और हमसे खास बातचीत आपने की, बेबागी से अपनी बात भी रखी है। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभात साक्षी।